फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम हमारे क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम ईंटें, मणके और अस्थियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हम लिख देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतम स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुए, यानी सिंधु नदी के कारण, यानी इसके अधिकांश स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए, इसी के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम देखें कि इसका जो काल है वो कहां से कहां तक है। हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरातात्विकों ने इसे 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व तक माना है। अब हम देखें कि वर्तमान में रेडियो कार्बन पद्धति जैसे नवीनतम विश्लेषण से हम देखें तो इसका अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे आप लिख दें रेडियो कार्बन यानी C14 पद्धति से, C14 पद्धति से हम देखें तो इसका जो काल निर्धारण है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये जो है वो रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा निकाला गया है। अब हम देखते हैं कि इसे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसका नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो सब इसकी संस्कृति जहां से प्राप्त हुई है उस क्षेत्र का नाम हड़प्पा है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि सर्वप्रथम इसी क्षेत्र की खोज की गई। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विकों ने संस्कृति का अर्थ यह है कि किसी विशिष्ट शैली वाले पुरावस्तुओं के समूह के लिए किया गया, यानी पुरावस्तु के समूह कौन कौन से? ईंटें, मणके, अस्थियां, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसके जो संस्कृतियां थी, जो इस बाद वाली जो संस्कृतियां थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया, जिन्हें आरंभिक और परिवर्ती कहा गया। हमने सर्वप्रथम अब हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, और हम इसमें प्रमुख क्षेत्र ही देख रहे हैं। इसके संक्षेप में हम बात करेंगे क्योंकि हमारी पुस्तक का नाम ही है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी कुछ ही विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी तो इसके कई सारे स्थान यानी क्षेत्र है। इसके बाद आता है धोलावीरा, और इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, और धोलावीरा गुजरात में। कालीबंगा आदि प्रमुख इसके क्षेत्र है। ये चारों क्षेत्र आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसकी संस्कृतियों में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। इसके संस्कृतियों में हमें पुरातात्विकों की मोहरे प्राप्त हुई है, मोहरे, बाट, फलक और पकी हुई ईंटें आदि प्राप्त हुए यहां तक समझ में आ गया। ये सभी चीजें जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशिष्ट और सबसे पुरावस्तु कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मुहर। इसे आप लिख देना है विशिष्ट पुरावस्तु। यह है विशिष्ट पुरावस्तु, यहां तक आप नोट कर लेना।
उतार लिया ये। अब हम बात करते हैं इसके आगे हड़प्पाई मोहर के बारे में। हड़प्पाई मोहर, ये जो हड़प्पाई मोहर है ये एक विशेष प्रकार के सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, एक सेलखड़ी नाम का पत्थर था उससे बनाई जाती थी। और इस पे जानवरों के चित्र और लिपि के चिन्ह भी उत्तीर्ण थे और जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया। यानी ये जो हड़प्पाई मोहर पर जानवरों के चित्र अंकित थे और इसके ऊपर एक लिपि भी लिखी हुई थी जिन्हें आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इन्हीं लोगों के जीवन में ये सभी वस्तु काम में आती थी, मोहरे, बाट, इन सब के बारे में हम आगे व्याख्या से पढ़ेंगे। हड़प्पाई मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी और जानवरों के चित्र और इस पर लिपि के चिन्ह अंकित थे जिन्हें आज तक पढ़ नहीं सके, पुरातात्विक पढ़ नहीं सके। ये एक विशिष्ट पुरावस्तु है। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पाई मोहर की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे यह एक विशिष्ट पुरावस्तु है, इसे सेलखड़ी नामक विशिष्ट पत्थर से बनाया गया और इस पर जानवरों के चित्र अंकित है और लिपि के चिन्ह भी अंकित है जिन्हें आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। यहां तक आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं इसके पश्चात कि यहां से कौन कौन सी पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। तो इनमें महत्वपूर्ण पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर के अलावा, जैसे कि मृदपांड प्राप्त हुए और आभूषण, औजार और क्या क्या प्राप्त हुआ, और कई सारी जैसे कि औजार हो गए, मनके हो गए, बाट, मोहरे आदि प्राप्त हुई। और इससे पहले भी इस संस्कृति में विकास हुआ और इसमें मृदपांड शैली भी इसमें संबंधित है। अब हम देखते हैं कि इसका आरंभ कहां से हुआ। तो हम सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट टॉपिक है आरंभ। आप फर्स्ट टॉपिक डालिएगा आरंभ। हड़प्पा क्षेत्र में विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये विकसित होने से पहले भी, इससे पहले भी कई सारी संस्कृतियां अस्तित्व में थी और जो अपनी विशिष्ट मृदपांड शैली से संबंध थी। इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी से संबंधित साक्ष्य भी मिले। अब हम देखते हैं कि कृषि के साक्ष्य कहां से मिले। तो कालीबंगा से, आपको पता ही है कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लिखेंगे इसमें इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। अब इनमें क्या विशिष्ट वस्तु थी जिसमें इससे पहले की सभ्यता में विशिष्ट मृदपांड शैली इसमें प्रमुख थी। ये जो मृदपांड शैली थी इसमें प्रमुख थी और इसमें हमें इसके संदर्भ में कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी, कृषि, पशुपालन व शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसमें बस्तियां जो होती थी वो प्राय छोटी और इसमें यानी बड़ी संरचनाएं बहुत ही
संभव ही नहीं थी, यानी बड़ी संरचनाएं वहां पे बनाना संभव ही नहीं था, क्योंकि बस्तियां बहुत ही छोटी छोटी होती थी। यानी इसमें हम लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, बस्तियां छोटी थी, वह बड़ी संरचनाएं नहीं थी, यानी बड़ी संरचनाएं संभवतः यानी आपका संभव ही नहीं थी। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये देख लेना, आरंभ किस प्रकार हुआ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां विकसित हुई, उसमें विशिष्ट मृदपान शैली फेमस है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के संदर्भ में भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर बस्तियां प्राय छोटी होती थी और इसमें बड़ी संरचनाएं नाम मात्र भी नहीं थी। और यहाँ पर कुछ स्थानों के जलाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। जलाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यहां तक समझ में आ गया। ये देख लेना आप, ये जलाए जाने के साक्ष्य मिले। इसके पश्चात एक और है कि यहां से लोग इसे त्यागने के भी साक्ष्य है। ये आप लिख देना आपकी नोटबुक में कि इसे त्यागने के और यहाँ पर जलाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। और आरंभिक सभ्य हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमबद्ध था, यानी दोनों के बीच में जो क्रम है उसमें बहुत ही अधिक परिवर्तन था, यानी आरंभिक और पूरा क्रमबद्ध था। यहां तक समझ में आ गया। ये हमने आरंभ के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीकों से पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्षेत्र यानी आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियां कहां पर थी। अब हम देखें तो आपकी पुस्तक में ये एक मानचित्र दिया गया है। इधर है राजस्थान, ये इंडिया हो गया, और ये हो गया पाकिस्तान। अब हम देखें कि यहां पर दिया गया है कि सिंध और चोलिस्तान। सिंध का क्षेत्र कौन सा हो गया, ये जो क्षेत्र था ये सिंध का क्षेत्र था। और चोलिस्तान कौन सा है, थार के रेगिस्तान, ये थार का रेगिस्तान हो गया। थार के रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का भाग, यानी कौन सा सटा हुआ पाकिस्तान का भाग कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये भाग जो है हमारी सीमा से लगा हुआ है, ये क्या है, चोलिस्तान। ये आप समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो चोलिस्तान हो गया ये थार के रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, यानी इससे सटा हुआ। और ये हो गया सिंध। और यहाँ पे हमें प्राप्त हुए बस्तियों की कुल संख्या है 106, और चोलिस्तान से प्राप्त हुई बस्तियों की संख्या है 239, यानी ये जो दोनों बस्तियों की संख्या। इसके बाद आपके आरंभिक हड़प्पा स्थल भी दिए गए, इसमें 22 है, 52 है, इसमें 37 है। इसके बाद यहाँ पर विकसित हड़प्पा स्थल भी दिए गए, यहाँ पे हो गए 65, यहाँ पे है 136, और अंतिम है 29 त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, और यहाँ पे है 33। यानी ये सभी आपके हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान है, यहाँ पर कितनी बस्तियां प्राप्त हुई, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। चोलिस्तान क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये है थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का स्थान, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र, ये क्या है, चोलिस्तान। अब हम बात करते हैं इसके बाद निर्वाह के तरीकों के बारे में। निर्वाह के तरीके, सेकंड पॉइंट है, हम देखें
हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से और जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। यानी ये भोजन किससे प्राप्त करते थे? भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों व जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। भोजन प्राप्त करते थे और यहाँ पर हमारे अनाज के दानों के संकेत भी मिले, कृषि अनाज के दाने मिले और कृषि किए जाने के संकेत भी मिले। और यहाँ वास्तविक कृषि की विधियों के विषय में जानकारी स्पष्ट रूप से इनके पास थी। वह अलग अलग प्रकार की कृषि करते थे। वहां पर समकोण आकार से जोते हुए खेत भी मिले जो मिश्रित कृषि के साक्ष्य प्रमाण करते। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लोगों के पास कृषि के विधियों के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान था। और यहाँ पर अनाज के दाने मिले और अनाज के दाने भी मिले। इसके कारण यहाँ पे लोग क्या मिला? अनाज के दाने। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे लोग कृषि करते थे। अनाज के दाने यहां तक समझ में आ गया। और कृषि किए जाने के संकेत, कृषि किए जाने के संकेत भी यहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से अनाज तो मिला, पर कौन कौन से मिले? तो इसमें आ गया है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना यानी काबुली चना जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन कौन से? गेहूं, जौ, चना और क्या है? दाल। चना तो कौन सा है? सफेद चना, सफेद चना। और इसके बाद है तिल, तिल इसमें सम्मिलित है। और यहां पर कई प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली है। अनाज के दानों में बाजरे के दाने मिले। कहां से मिले? बाजरे के दाने गुजरात से मिले। कहां से मिले? गुजरात के। और यहां पर जो चावल के दाने हैं, चावल के दाने बहुत ही रेयर चांद में यानी बहुत ही अपेक्षाकृत कम मिले। यहाँ पर चावल के दाने जो है वो कम मिले। और यहाँ पर जो स्थल है यहाँ पर मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जो जीव जंतु उनके भी साक्ष्य यानी उनकी हड्डियां मिलने से उनके साक्ष्य का पता लगता है। और इसके अलावा मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग मछली पालन भी करते थे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें कि यहाँ से कौन कौन से जीव जंतु के साथ वो मिले। तो मवेशियों, भेड़, बकरी और इसके बाद है भैंस। और इसमें जंगली, ये तो हो गए पालतू। जंगली कौन से हो गए? सुअर यानी इसे वराह भी कहा जाता है। और यहाँ पे मिले घड़ियालों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसी के साथ साथ मछलियों व पक्षियों की हड्डियां भी यहां से प्राप्त हुई है। यहां आप देख लेना कि निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। यहाँ पर यहाँ के लोग भोजन किससे करते थे? पेड़ पौधों व जानवरों से इनको भोजन प्राप्त होता था। इसके बाद यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? अनाज के दाने। अनाज के दाने कौन कौन से थे? गेहूं, जौ, चना, सफेद चना, तिल, ये सभी अधिक मात्रा में प्राप्त हुए। और इसके बाद बाजरे के दाने प्राप्त हुए जो कहां से प्राप्त हुए? गुजरात से। गुजरात में कौन कौन सा स्थल है? लोथल, धोलावीरा, ये सभी गुजरात के स्थल है, इनमें ही प्राप्त हुए। इसके बाद जो चावल है, चावल अनाज में बहुत ही कम प्राप्त हुआ यानी अपेक्षाकृत यानी इसकी अपेक्षा बहुत ही कम प्राप्त हुआ। इसके बाद जानवरों की बात करें तो इसमें पालतू जानवर कौन कौन से इन्होंने पाल रखे थे? तो वो मवेशी थे, भेड़ थी, बकरियां थी, भैंस थी। और
इसके बाद जंगली कौन कौन से थे, तो इसमें सुअर आ गया। अगर आपके क्वेश्चन में वारा आ जाए तो ये कौन सा है, जंगली है। और घड़ियाल आ गया, ये भी जंगली है। इसके बाद यहाँ पर मछली व पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हमारे पुरातत्वविद ये नहीं पता लगा पाए कि ये जो पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये इनका शिकार करते थे या फिर इन्हें पालते थे, ये अभी तक इनके सामने खुलकर स्पष्ट नहीं हुआ। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, निर्वाह के तरीके। इसके बाद हमारा आ रहा है इसी में निर्वाह के तरीके में कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ के लोग कृषि में बहुत ही इनकी कृषि विधियों में बहुत ही स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त लिए हुए थे। तो हम लोग कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में देख लेते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी में हमने देखा कि ये लोग यहाँ पे जानकार थे। तो यहाँ के लोग जो थे वो वृषभ यानी बैल से परिचित थे। यहाँ के लोग वृषभ और बैल से परिचित, वृषभ व बैल से परिचित थे। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे खेत जोतने के लिए इनका प्रयोग किस काम के लिए करते हैं, हमारे यहाँ पे भी कई गांवों में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी खेत जोतने के लिए बैलों का। अब हम देखें कि हरियाणा में एक स्थल है। हरियाणा में कौन सा स्थल है, हरियाणा में स्थल है बनावली, जो हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, जहां पर बनावली से मिट्टी से निर्मित हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित हल प्राप्त हुआ है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग खेतों को जोतने के लिए वृषभ का प्रयोग करते थे। इसके बाद हमारे राजस्थान के जो हनुमानगढ़ में स्थित राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, यहां से साक्ष्य मिले जुते हुए खेतों के। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मिट्टी के हल से और वृषभ से खेतों को जोतते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं, इसकी जो रेखाएं हैं यानी जोती हुई रेखा है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। किस पर काटती है, समकोण पर काटती है, जिसके कारण हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोग एक साथ दो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते थे, यानी दो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते थे। ये जो यहाँ के लोग हैं वो दो प्रकार के अलग अलग फसलें उगाते थे, यानी जैसे कि हम देखें कि ये खेत में ऐसे जुती हुई रेखाएं हैं और यहाँ पर गेहूं रोप दिया, यहाँ पर चना, यहाँ पर गेहूं, यहाँ पर चना, इसी प्रकार सब सीरियल वाइज यहाँ पे उगाते थे। इससे हमें ये लगता है कि यहाँ पर मिश्रित खेती का भी उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो फसल तो उन्होंने उगा दी, लेकिन इन्हें काटने के लिए, जहां तक आप नोट कर लेना, इसके बाद हम देख लेते हैं इन्हें काटने के लिए। फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों में बिठाए फलकों का प्रयोग करते थे। बिठाए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग जो थे वो फसल तो
उगादि, लेकिन जोत दी उगादि इसके बाद यहाँ के लोग फलकों का प्रयोग करते थे, किसके लिए, यहाँ पर कटिंग करने के लिए यानी काटने के लिए। इसके बाद अफगानिस्तान में सोर्तगुई स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं अफगानिस्तान। फसल उगाई है तो वहां पर सिंचाई के लिए भी पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, तो सोर्तगुई ये स्थल है अफगानिस्तान का, जहां पर क्या प्राप्त हुआ है, नहर द्वारा सिंचाई के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, के अवशेष प्राप्त हुए। और हमारे धोलावीरा यानी गुजरात के धोलावीरा में जलाशय के अवशेष प्राप्त हुए, यहां से जलाशय के अवशेष प्राप्त हुए। और इसका प्रयोग कृषि के जल संचय में किया जाता था, कृषि जल संचय के लिए किया जाता था। जलाशय प्राप्त हुए और इससे कृषि जल संचय के लिए किया जाता था। यानी यहां तक हमने देख लिया कि कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार चल रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पुरातात्विक ने इसकी पहचान कैसे की, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की। यहाँ तक समझ में आ गया, आप ये सभी नोट कर ले। यहाँ से फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों में बिठाई पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। इसके बाद अफगानिस्तान में सोर्तगुई स्थान पर नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष मिले। तो गुजरात के धोलावीरा में भी जलाशय है जो कृषि संचय के लिए उपयोग किए जाते थे। इससे पहले हमने देखा कि राजस्थान के कालीबंगा में झुके हुए खेतों के साक्ष्य मिले जो मिश्रित खेती को दर्शाते, क्योंकि वहां पर समकोण में जोते हुए खेत प्राप्त हुए। यहाँ पर हो गया हमारा कृषि औद्योगिक पूरा, यानी हमारा जो सेकंड टॉपिक था निर्वाह के तरीके वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है इनके बारे में देखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अवशेषों का पता कैसे लगाया जाता है। हमें यहाँ से बलुआ पत्थर से बने या फिर सालन पत्थर से बने चक्कियां प्राप्त हुई, यानी यहाँ पर एक चक्कियां प्राप्त हुई जिनका यानी वो कुछ इस प्रकार की, ये जो निचला भाग है उनका उत्तल है और जो उपला भाग है ये अवतल है। यानी यहाँ के लोग जब जैसे कि अनाज उगा रहे हैं तो उनके पास पीसने के लिए भी कोई न कोई संसाधन होगा जिससे ही वह पका के खा सके। यानी उन्होंने यहाँ पर एक चक्कियों का निर्माण किया। दो प्रकार की चक्कियां थी, जिसमें प्रथम चक्की थी इस पर बड़े पत्थर से इस पर अनाज को रगड़ा जाता था, इससे ये बारीक पीस जाता था। और इसे जमाने के लिए, इसे हिलने से रोकने के लिए, जैसे कि यहाँ से दम डालेगा कोई व्यक्ति, इसके हाथों से यहाँ पर जोर डालेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पत्थर ऐसे ही हिलेगा, यानी बैलेंस बिगड़ेगा, जिसके कारण इसे मिट्टी में रखा जाता था। किस में रखा जाता था, मिट्टी में, ताकि यह कम हिले और यहाँ पर अनाज आसानी से पीस जाए। इसके बाद एक और चक्कियां प्राप्त हुई जिनको जड़ी बूटियों, तरी और इनके लिए प्रयोग में लिया जाता था। और ये जो ज्यादातर चक्कियों के जो निचला भाग है वो उत्तल था और इनके बहुत ही अधिक उपयोग के साक्ष्य भी मिले, क्योंकि इनका ये जो भाग था वो बहुत ही घिसा हुआ था। ये जो भाग था वो बहुत ही घिसा हुआ था। ये कठोर कंक्रीले और अग्निज बलुआ पत्थर से निर्मित थी। किससे निर्मित थी, बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर को किस उपाधि से दिया गया है, कठोर कंक्रीले और अग्निज बलुआ पत्थर से निर्मित थी और इसके अत्यधिक प्रयोग के साक्ष्य भी मिले। जहां तक समझ में आ गया, ये जो चक्कियां थी ये एक तो अनाज पीसने के काम आती है और दूसरे प्रकार की चक्कियां था वो जड़ी बूटी, तरी, सालन आदि बनाने के लिए काम आती थी। और हमारे श्रमिकों द्वारा इसे सालन पत्थर कहा गया, सालन पत्थर कहा गया। जहां तक समझ में आ गया, ये आपका निर्वाह का तरीका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल तीसरा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का शहरी केंद्र था। इसके बारे में हम दुर्ग टीला, नगर टीला, इनके बारे में कल हम व्याख्या से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अगर आपको
ऐसे ही वीडियो चाहिए और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।